नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की विज्ञान, जो हमने अध्याय 1 से 6 तक के सभी अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने ये 1 से 6 तक के अध्याय कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके देखिए, या टेलीग्राम पे इसका PDF दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। या फिर जो बच्चे इंस्टा देखते हैं तो इंस्टा पर हमारी गणित वाले सर के नाम से ID है, वहाँ जुड़ जाएं और वहाँ पर सभी वीडियो की लिंक दी गई हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका अगला अध्याय। तो अगले अध्याय में दिया गया है, यहाँ पे देखिए, तो जो इसका अगला अध्याय है, तो कुछ बच्चों के यहाँ हम एक और बात बता दें कि कुछ के कमेंट्स रहते हैं कि सर हम यहाँ पे किस प्रकार से देखें। तो जैसे मान लीजिए हमें प्ले लिस्ट देखना है तो कहाँ से देखते हैं, है ना। या कुछ बच्चे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो चिन्ह बने रहते हैं इन पर विशेष ध्यान दीजिए। ये जो चिन्ह है ना, ये जो मैंने गोला लगाए हुए हैं इन पर ध्यान दीजिए। ये रहता है यहाँ पे ऐड ए कमेंट्स। कोई आपको कठिनाई है, समस्या है, तो इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मोर लिखा, ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन। तो इसको क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। और यहाँ ये लाइक का चिन्ह रहता है, आप इसको लाइक करेंगे। यहाँ बच्चों को और अपने दोस्तों को शेयर करें। यहाँ देखिए गणित वाले सर के नाम से जो यहाँ पे चैनल बना हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो प्ले लिस्ट खुल जाती है। ठीक है ना, वहाँ प्ले लिस्ट लिखा रहता है, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट पर सीधे खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो हम अध्याय अगला जो पढ़ रहे हैं उसको देखिए। ये विज्ञान कक्षा 8वीं है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 7। और अध्याय 7 में दिया है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था यानी जो हमारी बढ़ती हुई उम्र है, और बढ़ती उम्र में जो अवस्था कहलाती है, एक अवस्था आती है, उसका नाम है किशोरावस्था। ठीक है ना। तो इस किशोरावस्था में देखिए क्या क्या होता है, बच्चे किस प्रकार से प्रोग्रेस करते हैं इस अवस्था में। तो यहाँ देखें अध्याय 7 में दिया गया है किशोरावस्था की ओर, है ना, ये दिया गया है। इसमें कुछ इसके लर्निंग आउटकम से दिए गए हैं, तो इनकी हमें इस पाठ या अध्याय को पहले कंप्लीट करने के पहले इसमें कुछ पूर्व की तैयारी रहती है। तो ये भी हमें इसको समझ लेना है कि इसमें देखिए दिया गया है किस से किस वर्ष के उम्र के बच्चे जो रहते हैं, यहाँ पे युवा अवस्था कब कहलाती है, किशोरावस्था कब कहलाती है। तो इस प्रकार से इसमें इसका एक विस्तार से दिया गया है। किशोरावस्था या युवा अवस्था लगभग ये 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, और या जो है 18-19 वर्ष के बीच जो अवस्था होती है यह जो है किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है ना। उसके पहले वाली जो अवस्था या जो होती है हमारी बालकों के रूप में, जो हमारी बाल्यकाल कहते हैं उस अवस्था को, तो ये बाल्यकाल कहलाता है। उसमें छोटे बच्चों का जीवन होता है। उसमें यहाँ देखिए इस प्रकार से बढ़ती हुई उम्र यहाँ पे दिखाई गई है। तो अलग अलग अवस्थाएं देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था बालक हों या बालिका हों, किशोरावस्था 1 से 18 वर्ष की अवस्था जो यहाँ से बताई गई है, अवस्थाओं के नाम लिखें। तो किशोरावस्था हमने देखी कि 11 से 18 वर्ष तक, कितने 11 से 18 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक का शारीरिक विकास होता है, बालिकाओं का भी जननांग जो होता है विकसित होता है, लेकिन शारीरिक विकास तो होता ही है। ठीक है ना। चलिए अगला देखें, इसमें आगे दिया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगला जो है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था में क्या होता है, शिशु अवस्था जो रहती है बच्चों की, वो जो बच्चे रहते हैं जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। इसमें शिशु जो छोटे बच्चे रहते हैं, इसमें रेंगना से लेके चलना तक की अवस्था होती है। बाल्य अवस्था ये 6 से 12 वर्ष या 6 से मान सकते हैं 11 वर्ष तक, है ना, ये बाल्यावस्था होती है। इसमें प्रत्येक बच्चों का मानसिक विकास होता है और इसमें दौड़ते हैं, चलते हैं, यानी कहना चाहिए। युवा अवस्था 16 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें युवा माने जाते हैं। इसमें प्रजनन जो होते हैं, प्रजनन नव कहना चाहिए, इसमें दिया गया है। और गर्भ से अंडाशय का विकास या बाल आना, इस प्रकार से इसमें बताया गया। ठीक है, तो ये अवस्थाएं इसमें दी गई हैं, इनको लिख लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं गायटर, स्वर यंत्र, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, कायांतरण। तो अब देखें यहाँ पर हमें जो खाली स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ यौवनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन ये स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, और ये जो होती है पीयूष ग्रंथि, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रण करने में ये पीयूष ग्रंथि मदद करती है। मधुमेह शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह यानी जिसको बोलते हैं शक्कर की बीमारी। गायटर
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला जो परिवर्तन है वो कायांतरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा कि सही का निशान बनाइए जो विकल्पों में सही होती है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, यानी बहुविकल्प रहते हैं, इसमें 1 से 4 तक के विकल्प होते हैं। तो इनमें से कोई एक सही होता है, उस पर हमें सही का निशान बनाना है। इसमें देखिए पहले में दिया किशोरावस्था की अवधि। तो यहाँ देखें प्रश्न जो 2 दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान बनाएं। तो इसमें है किशोरावस्था की अवधि जो है ये हमने पढ़ी अभी कि 11 से 19 या 18 वर्ष तक की उम्र जो होती है यह किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है देखिए, इसमें दिया गया है तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े होते हैं। किस ग्रंथि द्वारा स्त्रवत हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलन करता है, तो ये जो ग्रंथि होती है एड्रीनल ग्रंथि कहलाती है, इसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। सामान्यतः किशोरावस्था में किशोरों के लिए सर्वोच्चतम आहार क्या होता है, रोटी दाल और सब्जी। यदि ये रोटी दाल और सब्जी खाते हैं तो इनको सभी विटामिन मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है देखिए लास्ट 5वां की किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है, वो होते हैं गुणसूत्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ से, और यहाँ दिया गया है कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है इस पैराग्राफ को पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये पैराग्राफ पढ़िए सबसे पहले। तो इसमें जो दिया गया है तो यहाँ देखिए इसमें है यह पैराग्राफ अच्छे से हमें समझना है और फिर इसको समझ करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देना है। तो बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं, बूझो और एक पहेली नाम की लड़की। ठीक है ना। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया, उसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आईं देखने को मिला। और पहले बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, हर एक में वृद्धि होती है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से 19 या 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। किशोरा जो होती है वो किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स। अब देखिए जो ये हमने पढ़ा है तो इसको पढ़ करके हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। किशोरावस्था किसे कहते हैं? जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है ना, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ देखिए किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 18 या 19 वर्ष की उम्र तक मानी जाती है। और यहाँ लिखा कि किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनेजर्स। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखें तो हमने देखा हल्की दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है और जनन क्षमता का भी विकास होता है। ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ क्या होते हैं, उनके नाम बताइए। तो इसमें हमें लिखना है टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। ठीक है ना। इन दोनों पदार्थों के जो है नाम बार बार लिखिए जिससे कि हमारे हाथ से ये गलती नहीं हो, क्योंकि इसमें कठिन शब्द आए हैं। टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। ठीक है ना, 2 नाम हैं। प्रश्न 4 दिया गया है कि नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 5वां दिया कि पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। ये पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी, जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। कहाँ पाई जाती है? यह मस्तिष्क में रहती है और मस्तिष्क से ये जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है 6। ये यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं तो इनको देखिए। यहाँ पर जो लघुत्तरीय प्रश्न है इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए
इसको पूरा जो प्रश्न है यहाँ पढ़ लें अच्छे से, और इसकी हमें फिर उत्तर भी लिखना है कि बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि एक वो डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला फूला हुआ और उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि यानी कौन सी बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हम लिख देंगे कि जो लड़का है उसको जो गले की बीमारी है, कौन सी बीमारी है? गले की। तो गले की बीमारी को क्या बोलते हैं? ये जो गले की बीमारी हो जाती है इसको हम घटरूंदा भी अपनी मुख्य भाषा में, लेकिन इसका नाम है गोएटर नामक व्याघ्र से ग्रसित है। इसका नाम है गोएटर। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, थायराइड भी बोलते हैं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि थायोरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है। उनकी बुआ ने यही बताया कि उनकी फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं, क्योंकि उनका परिपक्व इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। तो ये कहलाता है इस गले वाली बीमारी या थायराइड ग्रंथि में इसके कारण होती है। प्रश्न 7 दिया कि किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो किशोरावस्था बताई गई है जो 11 से 19 18 वर्ष की उम्र में होती है, उसमें हमें शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ देखिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। प्रश्न 8 दिया गया है। अगला प्रश्न जो है इसमें देखिए, इसमें दिया है कि निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादन होने वाले हार्मोन जो दिए हैं इनके नाम बताइए। तो देखिए इसमें जो हार्मोन दिए गए हैं, पहले यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और यहाँ पे हार्मोन दिए। तो पीयूष ग्रंथि, इनमें हार्मोन वृद्धि होती है हार्मोनों की। अग्नाशय ग्रंथि ये इंसुलिन है। एड्रीनल ग्रंथि एड्रेनलिन है, और ये थायराइड ग्रंथि थायोरॉक्सिन ग्रंथि में यह जो है हार्मोन पाए जाते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बना। तो किशोरावस्था में सबसे पहले तो देखें नंबर 1 शारीरिक आकृति में परिवर्तन। लड़कों के कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक जो पेशियां मांसपेशियां होती हैं लड़कियों की घटी हुई दिखाई देने लगती हैं। लंबाई में वृद्धि, इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आनुवंशिक होती हैं। जैसे हमारे वंश में जो छोटे बड़े रहते हैं उसी के अनुसार ये बढ़ जाते हैं। तीसरा है सफ़ेद एवं तेलीय ग्रंथियों में वृद्धि को किशोरावस्था में इनका जो स्राव है वो बढ़ जाता है, जिससे उसे व्यक्तियों के चेहरे पर मुहासे कील आदि आने लगते हैं। स्वर में वृद्धि, लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वर उच्चारण कभी कभी आवाज़ भरभराने या फटने लगती है। तो किशोरावस्था में ये परिवर्तन आते हैं। आगे देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे इसी का अगला तो यहाँ देखिए इसी का दूसरा है कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़के लड़कियों की अनुमानित लंबाई आंकड़ों में दर्शाई गई है। लड़के लड़कियाँ दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ग्राफ कागज़ पर ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर एक ही कागज़ पर हमें इनके जो है ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखिए लड़कों की जो है लंबाई और लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। यहाँ वर्ष दिए गए हैं कि जो है वर्ष 4 वर्ष के अंतर से यहाँ पे जो है आयु वर्षों में यहाँ पे दी गई है कि 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र में क्या परिवर्तन होते हैं। लड़कों की उम्र जैसे 53 है, 53 सेंटीमीटर, लड़कियों की भी 53 सेंटीमीटर एक समान रहेगी। कब? जब वो 0 से कुछ 2-3 वर्ष तक होते हैं। फिर इसके बाद में इनकी उम्र में परिवर्तन होता है। जैसे ये 4 वर्ष के होते हैं तो लड़कों की जो लंबाई है वो 96 सेंटीमीटर, लड़कियों की थोड़ी कम रहती है। इसी प्रकार से 8 वर्ष में भी देखिए इस प्रकार से अंतर आता गया। 12 वर्ष में यहाँ देखिए लड़कियों की उम्र जो है एकदम बढ़ जाती है। कब? 12 वर्ष में। 16 वर्ष की उम्र में देखिए तो दोनों की जो लंबाई है वो लगभग समान बताई गई है। और 20 वर्ष की उम्र होते होते लड़कों की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लड़कियों की उम्र किसी हद तक रह जाती है 165 सेंटीमीटर के लगभग।
तो यहाँ देखें 173 यानी 6 जो फुट होते हैं ना, 6 फुट से भी थोड़ी सी अधिक बताएगी। अब चलिए इनका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हम किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ देखिए आयु लिख लेंगे और ये लंबाई लड़का लड़कियों की दोनों का एक ही ग्राफ बनाना है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ चाहे तो पैमाना भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये लड़के लड़कियों को अलग अलग कलर से बताया गया है। यहाँ पे देखें ये पैमाना, यहाँ पर जो पैमाना में लिखा गया है ये 20-20 के अंतर से सेंटीमीटर लिखे गए हैं। और यहाँ पे ये आयु वर्ष दिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्या दिए गए हैं, ये वर्ष हैं। यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 18, 20 इस प्रकार से 4-4 के अंतर से यहाँ पे दिया गया है। और हम देखें तो इस प्रकार से बनेगा कि 4 वर्ष में लड़के लड़कियों की अलग अलग उम्र क्या थी, 90 के लगभग ये जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ निशान बना देंगे। फिर 8 वर्ष में देखिए किस प्रकार से इनका ग्राफ चलता है। तो इस प्रकार से इनका ग्राफ चलता जाता है। 16 वर्ष की उम्र में यहाँ पहुँच जाते हैं। 16 वर्ष में बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। जैसे 20 वर्ष आते हैं तो लड़के थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं, लड़कियाँ नीचे रह जाती हैं कम उम्र की। तो इस प्रकार से हमें भी ग्राफ बना लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न इसमें दिया है कि इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है बहुत ही माइनर रूप में, यहाँ पे लाइनें नहीं है लिखने के लिए, हमें लिखना बहुत था। तो इसमें देखिए आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। मैं और आपको थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ। तो यहाँ लिखें कि इस ग्राफ से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई बिल्कुल समान रहती है, परंतु 4 से 8 वर्ष के अंतराल में लड़के लड़कियों की लंबाई में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और 8 से 12 वर्ष के अंतराल में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लंबी होती हैं। तो इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है। किस आयु में लड़के लड़कियां की लंबाई समान होती है, तो 16 वर्ष की आयु में बिल्कुल लंबाई दोनों की समान हो जाती है। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की आयु में अधिक अंतर आता है, तो देखिए 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों की लंबाइयाँ जो होती हैं उसमें बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे जो हमारा ये जो ग्राफ है उसमें हमने यह देखा। आगे देखें दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न 10 से। यहाँ देखिए प्रश्न 10 में दिया है कि क्या कारण है बताइए। जो यहाँ पे हमें बताना है इसका कि इसके क्या कारण होते हैं कि लड़कियों का स्वर उच्चतारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, इसको स्पष्ट करिएगा। तो देखिए जो लड़के रहते हैं किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रण वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भरभराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है या बनी रह सकती है। इसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखना है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है एडम्स एप्पल यानी कंठमणि अथवा स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप स्वर यंत्र को चित्र को बनाएंगे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये गला बताया जा रहा है कि ये हमारा क्या है, कंठ है, ये है ना। इस प्रकार से ये कंठ रहता है यानी हमारा गला, यहाँ से ये पूरा ये गला माना जाता है। तो ये चित्र में आप इस प्रकार से आकृति बना सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ किस प्रकार से होती है, इसके एडम सैंपल क्या होते हैं, ये यहाँ पे स्वर वाले होते हैं, ये हमारे गले के यहाँ पर बने रहते हैं ना। तो इस प्रकार से हमें ये चित्र बना देना है, ठीक। यहाँ देखें प्रश्न 11 संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। यहाँ चित्र बनाना है हमें, तो हम इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। यहाँ देखिए ये हमारे शुक्राणु होते हैं बाय और एक्स, ठीक है ना। ये बाय और एक्स शुक्राणु जो है हमारे नर में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जो एक्स हैं ये यहाँ पे अंडाणु बताए गए हैं। और यहाँ देखें जब ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से तो होता क्या है, आपसे चित्र बनाते ये मान लीजिए ये नहीं बनता है तो आप तो सीधा एक्स बाय लिखते हैं वहाँ पे और यहाँ पे एक्स लिख लें। यदि एक्स बाय मिलते हैं तो यहाँ पे लिखा है नर मतलब जनन होता है और यहाँ पे जब एक्स मिल जाती हैं तो यहाँ पे मादा जनन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें चित्र बना देना है। यदि हमें ये चित्र नहीं बनता तो ये नहीं, लेकिन एक्स बाय एक्स इस प्रकार से लिखें और लिख करके ये लिख दें यहाँ पे कि नर यानी लड़का, मादा यानी लड़की, ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसका विवरण लिखेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे कि गर्भावस्था शिशु में लिंग निर्धारण युमक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक्स तथा बाय गुणसूत्र वाले। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु में विकसित होती है और जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु का जन्म होता है या विकसित होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है 12वां प्रश्न है
कि किशोरावस्था जो रहती है वो तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, इसमें बहुत विकास होता है, ठीक है ना। तो जो किशोरावस्था है इसमें विकास होता है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए, मेन बात यह दी गई है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था होती है तथा किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश है भी हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती हैं, एक संतुलन आहार है। दूध जो है अपने आप में संतुलन भोजन माना जाता है। फल भी हमें पोषण देता है, लौह तत्व, रुद्र का निर्माण भी करता है। लोग जो है प्रचार खाद्य जैसे पाटीदार सब्जियां, मांस वाला इत्यादि किशोरों के लिए बेहद अच्छे खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। इनमें दूध, मांस वाले जो होते हैं ना, उनसे इनकी वृद्धि होती है और प्रोटीन प्रदान करते हैं ये, एवं वर्ष एवं शक्कर जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस उम्र में देना चाहिए या इस उम्र में खाने का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से देखिए हमारे जो है प्रोजेक्ट हमें इसमें दिए गए हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ कि अपने मित्रों या अपने जो समूह बनाए हैं उनसे चर्चा कर खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले कल दिन नाश्ते में, दोपहर में भोजन और रात्रि कालीन भोजन में खाया गया है, ठीक है। उसका हमें अपने दोस्तों से सबसे पूछ करके यहाँ पे लिखना है। तो मित्रों के यहाँ पे नाम लिख लें, जैसे मैंने लिख दिए यहाँ पे अमर, रोहित, आयुष, कमल, राजू इत्यादि, ठीक है। नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, नाश्ते में क्या लिया भाई, दूध, दही, इडली, पोहा, पानी, पूरी, सूजी, उपमा, फल, चिप्स। और दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ रोटी, चावल, खिचड़ी, रोटी, दाल, चावल इत्यादि। और यहाँ पर देखें तो रात्रि में दाल, चावल, पनीर, सब्जी, खिचड़ी, रोटी, दाल और दूध, रोटी इत्यादि। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो हमने यहाँ पर है ये जो सारणी बनाई है, इस सारणी में शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं, जो हमने यहाँ सारणी बनाई। तो इस शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं खाद्य पदार्थ, दूध और अनाज, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिख दीजिए। अब इसका बावाला प्रश्न है कि उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड है जिनका आपके द्वारा, आपके मित्र द्वारा सेवन किया गया हो। तो जंक फूड में इडली है, पानी पूरी है, चिप्स है इत्यादि, ये जंक फूड कहलाती हैं। तो ये जो आपके मित्रों ने यदि इनका उपयोग किया है तो आपने इसमें साड़ियाँ बनाया तो इनको आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है HIV और AIDS एड्स के बारे में समाचार पत्र पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित करिए और 15 से 20 वाक्यों पर एक लेख लिखिए। वो अपन को अलग से नोट कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास उतनी जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा लिख देंगे एड्स के बारे में। एड्स अकेला इलाज है, ला इलाज बीमारी है, ठीक है, जो HIV नाम के खतरनाक वायरस के कारण फैलती है। एड्स का अभी तक कोई उपचार या इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपचार माना गया है, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है। चलिए प्रोजेक्ट है ये हमारा। प्रोजेक्ट में यहाँ पे बा वाला जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमारे इसमें जगह नहीं है, लेकिन आपको इस प्रकार से कुछ नीचे तक आप इसको लिख लीजिए। इसमें दिया गया था कि संक्रामक रोगों की सूची बनाइए। ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर संक्रमण जो रोग होते हैं, फैलने का माध्यम, रोगाणु के प्रकार, यहाँ रोकथाम लिखिए। जैसे मान लो संक्रामक रोग जुकाम, खसरा, चेचक, निमोनिया, हैजा, पैचेस इत्यादि होते हैं। इनके जो है फैलने का माध्यम होता है, इनके संपर्क में आने पर ये सभी होते हैं। ये दूषित हवा के कारण, हैजा दूषित भोजन के कारण, और पैचेस होती है दूषित भोजन यानी जल और भोजन दोनों के द्वारा। यहाँ पे इनके रोगाणुओं के प्रकार विषाणु के द्वारा होते हैं। इनमें जीवाणु और ये प्रोटोजोआ होता है जो पैचेस बनता है। और हमारी जो है रोकथाम है कि हम इन रोगियों से दूरी बनाए रखें, गंदगी ना आने दें और भोजन को ढक करके रखें और उबला गर्म पानी पिएं। तो इस प्रकार से हमने ये 2 प्रोजेक्ट देखे। तो ये जो प्रोजेक्ट दिए गए थे आप अपनी इस नोटबुक में लिख लें, और जो आप प्रोजेक्ट की कॉपी या फाइल बनाएंगे उसमें भी आप इनको लिखते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि वार्षिक परीक्षा में हमें इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाना भी पड़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।